बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो याद रखें कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलकर वो आपस में बॉन्ड्स बना देते हैं, या किसी भी एक बड़े मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स को देखते हुए हम उसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते, उनके बारे में पता नहीं चला सकते कि ये जो मॉलिक्यूल बना है इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर है या डायामैग्नेटिक नेचर है। तो नंबर 1 पे तो हमें ये MOT हेल्प करती है उसकी पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक नेचर को अंडरस्टैंड करने में, और साथ उसके जो इजाफी चीज़ हमें मिल रही होती है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो दर हकीकत ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ही एक्सटेंशन है कि जिसके अंदर हम कह रहे थे कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके वो बॉन्ड्स बना देते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह के ओवरलैप को कंसिडर किया जाता है। स्लाइड इसके अंदर जो एडवांसमेंट आती है वो ये आती है कि यहाँ पे ओवरलैप दो तरह के कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें एक एडिटिव पैटर्न होता है जिसमें जो कि इन फेज ओवरलैप की वजह से आता है, और दूसरा सब्सट्रैक्टिव पैटर्न होता है जो कि आउट ऑफ फेज जो ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन अप्रोच करते हैं उसकी वजह से अराइज होते हैं। तो अगर हम MOT की बात करें तो MOT के हवाले से हम कहेंगे कि केमिस्ट्स ने जब इसको इस्तेमाल किया तो इसको इस्तेमाल करते हुए केमिस्ट्स के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा MOT को फेमिलरिटी मिली, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई। तो इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरीज के अकॉर्डिंग, जैसा कि हॉर्न्स रूल है और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उनकी अकॉर्डेंस में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो इसके अंदर एक जो इजाफी एडवांटेज आता है एज कंपेयर टू CFT, वो निफ्लास्टिक इफेक्ट है। इस इफेक्ट का मीनिंग एक्सपेंशन ऑफ क्लाउड है। अब साफ जाहिर है क्लाउड मॉलिक्यूल के ऊपर उनके ऑर्बिटल्स का ही होगा। अगर वो एटम्स की शक्ल में हैं तो उनके ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जब वो मिलकर आपस में मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं तो फिर उनके ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये जो CFT की अप्रोच थी कि जिसके अंदर कहा जाता था कि लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्शंस होती हैं उन रिपल्शंस की वजह से सारी स्प्लिटिंग होती है, ये MOT नेफ्लास्टिक इफेक्ट की बुनियाद पे उसकी नफ़ी कर देती, उसको रिजेक्ट कर देती। इस नेफ्लास्टिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि जो स्प्लिटिंग होती है वो ट्रूली लिगेंड और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से नहीं होती। दर हकीकत वो मेटल आयन के, फ्री मेटल आयन्स के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन की वजह से होती है, जबकि लिगेंड के ऑर्बिटल्स तो उसको स्टेबलाइज करने में उसको हेल्प करते हैं। नेफ्लास्टिक इफेक्ट का मतलब है कि जब लिगेंड्स उसको अप्रोच करेंगे, मेटल के साथ मिल जाएंगे, तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को और अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर उनके दरमियान रिपल्शंस कम हो चुकी होंगी। तो ये दर हकीकत बुनियाद बनती है, और यही वजह है कि फिर हम कहते हैं कि MOT आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों को एट ए टाइम कंसिडर कर रही होती है, दोनों को लेके चल रही होती है। तो हम सबसे पहले इसके पास्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास इसका जो पास्टुलेट है, द होल मॉलिक्यूल act as a single unit। अब सिंगल यूनिट से मुराद आपने क्या लेना है कि देखें इसके अंदर जो एटम्स आपस में मिलने जा रहे होते हैं
उनकी पोजीशंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद अब साफ जाहिर है, अगर एक एटम है तो उसके गिर्द जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। दूसरा एटम है, कोई बी एटम है, उसके गिर्द अगर एटॉमिक उसके ऑर्बिटल्स हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो ए और बी एटम्स दोनों के न्यूक्लियाई जब आपस में मिल जाएंगे तो ये न्यूक्लियाई भी कुछ ऑर्बिटल्स पोजेस कर रहे होते हैं, उनको आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। तो इस सिंगल यूनिट के अंदर आपने उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के साथ, ए और बी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के साथ आपने ये भी देखना होता है कि उनके न्यूक्लियर के गिर्द जो स्पेस है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है, उसको आप पहचान करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो जब उसकी आप पहचान कर लेते हैं, आप दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि उन न्यूक्लियर के गिर्द अब जो स्पेस बन रहा है, उस स्पेस को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। तो दूसरा इसका पोस्टुलेट हमारे पास जो आता है वो ये आता है, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं MOs के नाम से प्रेजेंट करता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं AOs के नाम से करूँगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। These molecular orbitals extend over the whole molecule. दूसरे अल्फाज में इसके अंदर डीलोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, वो किसी एक एटम के ऊपर स्पेसिफाइड नहीं रहते। तो तीसरा इसका जो बेसिक पोस्टुलेट है वो आप ये लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट एंड नॉन डीजेनरेट। अब इसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है? इक्विवेलेंट का मतलब वही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। नॉन डीजेनरेट से मुराद कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और जो बनने वाले नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस होता है। अगर तो एनर्जी डिफरेंस ना होता तो हम उसको डीजेनरेट कह लेते। तो चूंकि इन MOs के दरमियान और AOs के दरमियान एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, जिस बुनियाद पे आप इसको नॉन डीजेनरेट कहते हैं। तो ये बेसिक 3 पोस्टुलेट्स हैं जिनको हमने आगे लेके चलना है। तो अब ये ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, 2 एटम्स हैं A और B, उन दोनों के सपोज आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं, एटम्स अप्रोच करते हैं, तो वो जिस मेथड को फॉलो करते हैं दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCOA। ठीक है, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस तरह से आप इसको याद करते हैं। आप देखें, आप क्या देख रहे थे कि फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये 1s है, सपोज ये हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अकेला है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, मैं सपोज इसको आसानी के लिए इसको हाइड्रोजन एटम A कह लेता हूँ, उसको B कह लेता हूँ। तो ये दोनों आपस में जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके अप्रोच करने के 2 पैटर्न हैं। एक पैटर्न ये होगा कि जब ये इन फेज अप्रोच कर रहे होंगे, इन फेज से मुराद कि यहाँ पे जो ओवरलैप होगा इनका वो एडिटिव होगा।
आप उसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कह सकते हैं। और ये आपके पास आउट ऑफ फेज होगा, इसको आप डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नाम से भी याद कर सकते हैं, या आप ये कहेंगे सबट्रैक्शन हो रही है। तो जब यहाँ पे इन फेज होता है तो ये दो न्यूक्लियाई हैं, इन दो न्यूक्लिया के दरमियान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन न्यूक्लिया को मैं ऐसे सिंपल डॉट से प्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज ये ऐसे, ये हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस है, ये उसका है। तो इन दोनों के दरमियान एक रीजन ऑफ स्पेस है, और ये रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रॉन रखेगा। इट इंक्लूड्स द रीजन ऑफ स्पेस between two nuclei on the nuclear axis। जबकि इस केस के अंदर आपके पास अगर ये दो न्यूक्लियाई हैं तो इन न्यूक्लियाई के दरमियान किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं है, नो रीजन ऑफ स्पेस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर है। ठीक है। अब मैं इस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न को कैसे शो करवाना चाहूँगा। फ़र्ज़ किया ये आपके पास ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है, ये नेगेटिव वेव फंक्शन है, ये एटम ए के लिए है और एटम बी आपके पास उसका वेव फंक्शन ऐसे है। तो देखिए ये दोनों वेव फंक्शंस पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये आपके पास इन फेज एडिशन कहलाती है। जबकि अगर आप इसके कंपैरिजन में ये वेव फंक्शंस ले लें जो कि मैंने इस तरह से शो कराए हैं, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को जब अप्रोच करते हैं तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फंक्शंस एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि आप इसको सबट्रैक्शन का नाम देते हैं, या आप इसको आउट ऑफ फेज बोलते हैं, या इस ओवरलैप को आप डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप का नाम से याद करते हैं। जबकि यहाँ पे इसके उलट हो जाता है। तो इन फेज के नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी एनर्जी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जबकि जो आउट ऑफ फेज होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इनसे। इधर से मैं रेज करना चाहूँगा पी ऑर्बिटल्स भी उनके अंदर दो पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर तो हेड ऑन अप्रोच कर रहे होंगे उसके नतीजे में सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब इसके अंदर सिग्मा ऑर्बिटल भी है, सिग्मा स्टार भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा ये कि अगर वो साइड वाइज अप्रोच करते हैं तो फिर उनके अंदर पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड के अंदर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, पाई स्टार भी होगा। तो पाई के अंदर ये बात याद रखनी है कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो न्यूक्लियर एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा उससे ऊपर होगी या बिलो होगी। जो आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बना होगा, एडिशन से जो बना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियर एक्सिस के गिर्द होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। सिग्मा बॉन्ड के अंदर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा इस न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होती है। तो आए इसको कॉन्सेप्ट को मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। अब देखें, MOT को हम हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें ये हाइड्रोजन एटम एक है जिसका 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरा है जिसका 1s ऑर्बिटल है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओरिजिनल थे उनसे कम है। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, अब इसका नाम आपके पास 1s से बन रहा है तो ये आपके पास सिग्मा 1s कहलाएगा और ये सिग्मा स्टार 1s कहलाएगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसकी एनर्जी कम होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपने इस बात को भी याद रखना है। और इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इस केस के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं एक न्यूक्लियाई के। तो आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के अंदर पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, सिग्मा ऑर्बिटल को, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन एक Hb ने देना है, एक Ha ने देना है। तो ये दोनों इधर पेयर अप हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी भी एक एनर्जी है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल की भी एनर्जी है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के दरमियान और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी के दरमियान आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। दर हकीकत ये डिफरेंस, दिस डिफरेंस कॉरस्पॉन्ड्स टू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये ओवरलैप डिफरेंस है। किसके दरमियान? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के दरमियान और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी के दरमियान। यही वाला कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल होने जा रहा है। ठीक है, तो ये ओवरलैप जो पैटर्न है, ये ओवरलैप पैटर्न कोवलेंट बॉन्डिंग की एविडेंस दे रहा होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड की एविडेंस हमें, इसके बाद हम एक और AB मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें वो नज़र आएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के बाद मैं इसको हीलियम के ऊपर अप्लाई करूं, हीलियम हमारे पास डाई हीलियम पॉजिटिव आयन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो ये पॉलीज प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गए तो इसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जाना है। तो जब ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी एक न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में होगा और इसके जाने से ये हीलियम का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल हो जाएगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के केस में हमें बॉन्ड एनर्जी जो मिल रही होती है वो 103
किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि इस डाई हीलियम पॉजिटिव आयन के अंदर ये 57 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब ये इतना ज़्यादा जो एनर्जी गैप आ रहा है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जाने की वजह से आ रहा है। तो ये याद रखना है कि जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाएंगे, वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होते चले जाएंगे, वो सिस्टम्स लेस स्टेबल होते चले जाएंगे। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से जस्टिफाई करना चाहूँगा। आपने देखा है कि नेचर के अंदर नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो ये दर हकीकत स्टेबिलिटी की वजह से है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। जब आप इसकी MOT डायग्राम देखते हैं तो MOT लेवल डायग्राम के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नज़र आते हैं, जिस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। जबकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, दो जो इजाफी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। तो जब उसके अंदर जाते हैं तो फिर वो वजह बनते हैं इसकी लेस स्टेबिलिटी की एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लेस स्टेबल हो जाता है। लेस स्टेबिलिटी की वजह से ही दर हकीकत इसकी % अबंडेंस नेचर के अंदर कम है। अगर इसके अंदर भी सारे के सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन की तरह का ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे चूंकि बॉन्डिंग रख दिए हैं, एंटी बॉन्डिंग रख दिए हैं, तो ये सब के सब स्टेबिलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। नाइट्रोजन ज़्यादा है तो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है, नाइट्रोजन से चल रहा है, वेजिटेशन सारी नाइट्रोजन से चल रही है। तो ये सारे के सारे अल्लाह पाक के राज़ों में से हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन तमाम राज़ों की एविडेंसेस दे रही है, उनकी एक्सप्लेनेशन हमें दे रही है। तो अब इसके बाद हम मूव करेंगे, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है जो कि ए और बी के दरमियान है, ए और बी के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ए के और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बी के, और इनके बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो आए हम इसको देखते हैं कि उसके अंदर हम दो ऑर्बिटल्स कंसिडर करते हैं। ए बी के अंदर हम कहते हैं कि ये दोनों एटम्स डिफरेंट नेचर के हैं और उनके अंदर दोनों के 1s ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व है, 2s ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व है। तो आए हम उनको देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये, जब आप इनके ऑर्बिटल्स को ड्रा करेंगे तो याद रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पे होते हैं। ये देखिए ये बी एटम अगर सपोज मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको मैंने नीचे लिखा है, और ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब इनके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हाइड्रोजन के अंदर BMO और ABMO प्रोड्यूस हो रहे थे तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गया। और जितने फासले पे आप इसको यहाँ से इससे रख रहे हैं इतने ही फासले पे आपने यहाँ से इसको रखना है। उसकी भी वजह है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग को भी उतने फासले से इससे रखना है। तो देखें इन्होंने मिलकर ये बना दिया और इन्होंने मिलकर ये बना दिया। ये 1s था ऑफ A था और ये 1s ऑफ B था। आपके पास ये कहलाया सिग्मा 1s और ये कहलाया सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो इसी तरह मैं 2s को कंसिडर करता हूँ। ये मेरे पास 2s है,
ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। आप देख रहे हैं कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि 1sb था, इसकी भी एनर्जी है और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी एनर्जी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान और इसके दरमियान एनर्जी गैप है, इसको आप ए से जाहिर करते हैं। और इस एटॉमिक ऑर्बिटल की भी एक एनर्जी है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल ए की और एटॉमिक ऑर्बिटल बी के दरमियान जो एनर्जी गैप है, इसको आप बी से जाहिर करते हैं। जबकि जैसा ए इधर है वैसा ए यहाँ पे है। जो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान है वही डिफरेंस इन दोनों के दरमियान होता है। तो इसको मैं ए को यहाँ पे नहीं लिखता थोड़ी देर के लिए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो बी का था उसकी एनर्जी और एटॉमिक ऑर्बिटल ए की एनर्जी के दरमियान भी गैप है। इस गैप को भी आप नोट कर लें। तो ये वाला गैप दर हकीकत, दिस गैप कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोर आयनिक करैक्टर। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस दोनों ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के दरमियान जितना ज़्यादा होगा आयनिक करैक्टर बॉन्ड के अंदर उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल बी का है, उसके दरमियान और इसके दरमियान, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान जो एनर्जी गैप है इसको आप सी का नाम देते हैं। और इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल जो ए का है और एटॉमिक ऑर्बिटल जो बी का है उनके दरमियान एनर्जी गैप है उसको आप डी का नाम देते हैं। जैसे ये सी है बिल्कुल इसी तरह से ये भी सी होगा। मैं इसको नहीं लिख रहा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहले नंबर पे तो आपने इस पे फोकस करना है कि एनर्जीज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता चला जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि उस बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा है। और जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि इसके अंदर आपको ये ए नज़र आ रहा है, ए की मैग्नीट्यूड कम है और ये सी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये दर हकीकत दोनों के दोनों ओवरलैप इंटीग्रल्स हैं। ओवरलैपिंग की वजह से जो एनर्जीज आ रही हैं, ए के अंदर ओवरलैप कम है, सी के अंदर ओवरलैप ज़्यादा है। तो दर हकीकत ये ए और सी, ये दर हकीकत ए और सी जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका डिफरेंस दर हकीकत स्टैंड करता है ओवरलैप के लिए। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये होगा वहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा है। वैल्यू कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगी तो ओवरलैप कम है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि एस जो ऑर्बिटल होता है उसका साइज़ कम होता है। साइज़ कम होने की वजह से वो स्पेस के अंदर ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता एज कम्पेयर टू 2s। 1s के कंपैरिजन में जब हम 2s के अंदर आते हैं तो 2s ज़्यादा फार्थेस्ट स्पेस के अंदर एक्सपेंड कर जाता है। ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से दोनों 2s ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान ओवरलैप भी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि ये 2s जब आपस में आ रहे हैं तो इनके दरमियान ओवरलैप ज़्यादा होने की वजह से ये c की वैल्यू आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जबकि s ऑर्बिटल्स का साइज़ कम होता है तो साइज़ कम होने की वजह से इनके दरमियान जो आपको ओवरलैप नज़र आ रहा है ये आपको कम दिखाई दे रहा है। और ये ओवरलैप दर हकीकत कोवेलेंट करैक्टर को प्रेजेंट करता है।
ये जितना ज़्यादा होगा कोवलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा, जितना ये ओवरलैप इंटीग्रल यहाँ पे कम होगा उतना कोवलेंट करैक्टर कम होगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि MOT दोनों को एट ए टाइम प्रेजेंट कर रही होती है, कोवलेंट करैक्टर को भी प्रेजेंट कर रही होती है और आयनिक करैक्टर को भी प्रेजेंट कर रही होती है किसी भी बॉन्ड के अंदर। मैं इधर से इसको रेज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, अब हम चूंकि देख रहे हैं कि A और B के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर आयनिक करैक्टर को भी हम देख रहे हैं, कोवलेंट करैक्टर को भी देख रहे हैं। तो आयनिक करैक्टर दर हकीकत अगर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है? देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये सिग्मा 1s की रिजेम्बलेंस इस 1s ऑफ B के साथ ज़्यादा है क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को देखते हैं जो कि A का है, इसके दरमियान और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी गैप ज़्यादा का मतलब ये भी है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके साथ रिजेम्बलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इसकी रिजेम्बलेंस है तो इस B के साथ है, इस A के साथ रिजेम्बलेंस कम है। तो साफ जाहिर है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन ने भी आना है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ट्रांसफ़र को आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफ़र का नाम देते हैं। यही ट्रांसफ़र एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इस एटॉमिक ऑर्बिटल के A एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफ़र का नाम दे रहे हैं। तो यही दर हकीकत इस आयनिक करैक्टर की वजह बनता है। ठीक है, अब इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी की बुनियाद पे जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जीज रिलीज होती हैं मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, उनको मैं यहां पे प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो देखिए, आपके पास एटम A है, दूसरा एटम B है। हम देखेंगे कि उसके अंदर एनर्जी रिलीज कितनी हुई है। 1s से मतलब ये है कि बॉन्ड के अंदर एटम A अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये B नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो A प्लस B होगी। अब मैं इसको किस तरह से जस्टिफाई करूँगा कि ये A प्लस B आपके पास आंसर कैसे आ रहा है? तो ये देखिए ज़रा, इस डायग्राम के ऊपर आए, इस डायग्राम के ऊपर आए। आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ये दोनों ऑर्बिटल्स अगर खाली हैं तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ A के अंदर है। तो ये देखें, A के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आते हुए देखें उसको कितने लेवल्स फेस करने पड़ते हैं। ये इस लेवल पे पड़ा है तो इसको एक ये B लेवल क्रॉस करना पड़ता है, B के बाद फिर इसको ये A लेवल क्रॉस करना पड़ता है। तो लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम 2 लेवल्स क्रॉस करके फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिजाइड करना पड़ता है। तो सपोज हम इस A और B वैल्यूज़ को प्लस से डिनोट कर देते हैं, ऊपर जो आएंगे उनको माइनस से हम डिनोट कर देंगे। आर्बिट्रेरीली हम ले रहे हैं, इसका कंसर्न कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का स्टेबिलिटी के साथ फिलहाल कंसिडर ना करें। अब नीचे वाले जो ये कोएफिशिएंट्स आएंगे, ये नोटेशंस जो आएंगे उनको पॉजिटिव साइन दे दें, ऊपर वालों को नेगेटिव साइन दे दें ताकि हम इनके अलजेब्रिक सम से एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन B लेवल और A, यही वजह है कि आपकी एनर्जी इसके अंदर जो रिलीज होती है वो A प्लस B होती है। जबकि अगर आप दूसरी कन्फिग्रेशन लें जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कन्फिग्रेशन क्या है कि A किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता बॉन्ड के अंदर, अगर B देता है तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होती है? फिर ओनली A रिलीज होती है।
और वो देखिए इस डायग्राम के ऊपर अगर आप दोबारा आए तो इस डायग्राम के ऊपर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसने दिया है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखिए ये यहाँ से इस एनर्जी लेवल से यहाँ तक जाएगा तो सिर्फ ये ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी होगी, ये इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द ए बी बॉन्ड। इसी तरह से अगर मैं तीसरा एजम्पशन लेता हूँ, अब हम देखेंगे कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ए एक इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक ऑर्बिटल बी एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों की एनर्जी 2a प्लस बी कैसे आती है। तो देखें ज़रा, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो सपोज ये एनर्जी इसकी BMO के लिए मैं प्लस ए और प्लस बी डिनोट करता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन BMO के अंदर आते हैं तो देखें ये आएगा तो ए, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन को अगर आना पड़ता है तो एनर्जी देखें बी और ए। तो इसको मैं अगर लिख लेता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो देखिए ये कलेक्टिवली आपके पास 2a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी ये रिलीज करता है। अब हम नेक्स्ट सिस्टम के अंदर देखते हैं जो कि हीलियम का सिस्टम होता है। कि हीलियम के अंदर अगर आप दोनों के दोनों एटम्स ले लेते हैं और उनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो आए हम दो दो इलेक्ट्रॉन रख के इसका पैटर्न देखते हैं एनर्जी का। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, वो एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड के अंदर ए। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ पे आ जाता है तो देखिए उसको कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है बी और ए। तो कलेक्टिवली आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये कहलाएगा कलेक्टिवली 2a प्लस बी। इसी तरह अब हम एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इस एक इलेक्ट्रॉन ने अब ऊपर वाले में जाना है। तो देखें यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो ये एनर्जी जो ये पोजेस करेगा ये माइनस ए होगी। बिल्कुल हम कह रहे थे कि इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, तो इसको अगर आपने प्लस ए से जाहिर किया तो इसको माइनस से कर लें। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा था तो ये बी और ए था, अगर यहाँ से इधर जा रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर से इधर जाएगा, अब इस आइटम से इधर जाएगा तो ये बी आपके पास माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो इसने एनर्जी कंट्रीब्यूट की माइनस ए। इसी तरह जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा यहाँ पे इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, तो इसकी एनर्जी इतनी है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए माइनस बी देगा और एक माइनस आपके पास ये है। तो देखें ये माइनस ए माइनस बी, तो कलेक्टिवली आपके पास ये बनेगा माइनस 2a माइनस बी। तो अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप इकट्ठा कर लें जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखें 2a प्लस बी 2a माइनस बी, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हीलियम का जो एटम होता है वो अकेला ही रहना पसंद करता है, उसके दो एटम्स के दरमियान किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं होता, और इसी वजह से इस केस के अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर भी 0 मिल रहा होता है। देखें इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका लिख सकते हैं हीलियम के केस में, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 माइनस 2, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो लिहाजा हीलियम जो है वो अकेला एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ये किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसी फार्मूला के तहत आपको हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड नज़र आता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड्स नज़र आते हैं और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड्स आपको नज़र आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर सम हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम इसी MOT को ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।